हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल मिस्टर सुभाष 400 पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आज हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 1 बतलाने वाले हैं। क्या बिहार बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर 1 बताने वाले हिंदी में। इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक कैसा कहानी है? यह एक निबंध, यह कहानी नहीं है, ये क्या है? निबंध, जिसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज हम आपको लेखक परिचय और बुक भी पढ़कर बताऊंगा। बहुत ही आसान भाषा में, इतना आसान भाषा में बताऊंगा कि बिहार बोर्ड वैसा कोई भी नहीं बताते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा, ये लिखा हुआ है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा। क्या है ये? तो निबंध है। ये इसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ था? डॉक्टर, आप लोग कमेंट में बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा ये बात को। ये लिखा हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का। ये कौन सा जाति के थे? इनका मतलब कास्ट कौन था? ये महार जाति के थे। कौन सा जाति के थे? महार। महार बोलते हैं डोम को। महार किसको बोलते हैं हम लोग? तो डोम के बोलते हैं। ये डोम जाति से बिलोंग करते थे। अगर और आगे बात की जाए, इनका माता का नाम क्या था? इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर BR अंबेडकर का माता जी का नाम क्या था? तो माता जी का नाम क्या था? ये लिखा हुआ है कि इनका माता जी का जो नाम था क्या था? भीमाबाई। माता जी का नाम क्या था इनका? भीमाबाई। इनका माता जी का क्या नाम था? भीमाबाई। और इनका पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। क्या था इनका पिताजी का नाम? रामजी सकपाल। फिर आगे लिखा हुआ कि इनका विवाह कब हुआ था? 1906 में। इनका जो विवाह हुआ था 1906 में। जन्म कब हुआ था? सॉरी दोस्तों, अभी कुछ हो गया था। तो इनका विवाह कब होता है? 1906 में। समझिए, इनका जन्म कब होता है? 1891 में। अब विवाह कितने वर्ष के बाद होता है? इसका कमेंट तो आप लोग जरूर बताइए, कितने वर्ष के बाद इनका विवाह हुआ था। 1891 में इनका जन्म हुआ है। और विवाह कब हुआ? 1906 में। तो बताइए कितने वर्ष के बाद विवाह हुआ था? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि मैट्रिक कभी पास किए थे? विवाह हुआ था जस्ट 1 वर्ष बाद भी ये मैट्रिक पास कर दी 1907 में। इनका द्वारा कुछ बुक लिखा हुआ, महत्वपूर्ण बुक है जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नहीं, इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे जिनसे इनको सीख मिला था। पहला कौन थे? बुद्ध, कवि और ज्योतिबा फुले। ये 3 व्यक्ति थे जिनसे इनको सीख मिलता था। और फिर लिखा हुआ है कि इनका प्रथम भाषण कब दिए थे? 1906 में। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनका पत्नी का नाम क्या था। तो सुनिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ना, बहुत ही गरीब थे। इनके बारे में मत पूछो क्या थे। ये बहुत ही निम्न जाति से आते थे। ये बहुत ही निम्न जाति से आते थे। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हाँ तो दोस्तों, हम आपको बतला रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी। तो सुनिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे एक कैसा जाति के थे? तो महार जाति से थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोम। अगर ये किसी के घर में जाकर अगर उनसे पानी पी लेते थे ना उस बर्तन में, तो इन लोग उस बर्तन को फेंक देते थे। इतना लोग इनको छोटा समझते थे लोग। अगर जिस स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, उस स्कूल में इनको सबसे पीछे बैठाया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे पीछे। टॉप पर भी ये पढ़ते थे, पीछे बैठते थे लेकिन टॉप लाते थे, पढ़ कर पीछे बैठकर भी। इनको जीवन बहुत संघर्ष देखना पड़ा। और इनको लोग इतना छोटा समझते थे कि इनको साथ में कोई रहने के लिए चाहते नहीं थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोचे कि ये तो हमारा साथ हो रहा है, हमारा जाति के साथ हो रहा है, और भी किसी जाति के साथ हो सकता है। तो इन्होंने प्रण किया कि अगर जाति से भेदभाव छुटकारा पाना है तो इस समाज से हमें जाति का भेदभाव हटा देना होगा। तो इन्होंने पढ़ाई करते बहुत ही ज्यादा, इतना पढ़ते हैं कि डिग्री भारत दूसरा और कोई आदमी पास इनको इतना नहीं है। तो इन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत
पढ़ाई करते करते इन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब इतना पढ़ाई की कि इन्होंने संविधान का बुक लिख डाला इन्होंने। तो इनको बारे में कहानी जितना कहा जाए उतना ही कम है इनको बारे में। ये बहुत ही पढ़े लिखे हुए थे। हाँ, तो आइए अब हम बुक पढ़ते हैं, इनको द्वारा जो लिखा हुआ कहानी निबंध जो है उनको पढ़ते हैं। जैसे ये जो बुक है बिहार बोर्ड का 10th का बुक है। देखिए आप लोग ये बुक ले लीजिएगा, ये बुक बिहार बोर्ड का 10th का। जैसे भी पहला चैप्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, यही चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, आप लोग बुक निकाल लीजिए और बोलेंगे चाहे एक हाइलाइटर रख लीजिएगा, जहां बोलेंगे इसका डार्क कर लो तो उसको डार्क कर लीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश, एक मध्य प्रदेश का राज्य है। सुनिएगा, का जन्म कब होता है? तो इनका जो जन्म होता है, इसको हम ऊपर वाले मिटा देते हैं। इनका जन्म कब होता है, कौन सा राज्य में? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। जगह का नाम क्या था? तो जगह के मतलब ये महू जगह के नाम है, यानी कि महू नाम गांव में मध्य प्रदेश एक राज्य है, उसी का एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम क्या है? महू। महू मध्य प्रदेश कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। फिर बोलते हैं कि एक दलित परिवार में हुआ था। दलित के बहुत ही गरीब घर में इनका जन्म हुआ था, बहुत ही छोटा जाति में इनका जन्म हुआ था। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहे ना, सब्सक्राइब। और इसने मानव मुक्ति को पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुप्रसिद्ध जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, फिर वहां से लंदन अर्थात इंग्लैंड गए। सुनिएगा, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश, कौन सा नरेश? बड़ौदा नरेश कुछ इनको प्रोत्साहन देते यानी कुछ राशि देते, उनसे कहाँ जाते हैं पढ़ने? अमेरिका जाते हैं पढ़ने, इंग्लैंड जाते हैं पढ़ने। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्रों में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर इतिहास, मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्यात बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज की राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूती स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकारों व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको चिंता को दूर करने के लिए 3 व्यक्ति को अपने प्रेरक माने थे। पहला कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये तीनों जो व्यक्ति थे, इनसे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। इन लोग कैसे कष्ट में भी आगे बढ़े। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज नहीं होते तो हमारे समाज जो लड़कियों को जो पढ़ाया जाता है उनको नहीं पढ़ने का मौका मिलता। वो आए देखे कि लड़की समाज तो नहीं पढ़ रही है, तो लोगों को पढ़ने का आजादी दी जाए। फिर बोला गया है कि भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कह रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। कब? दिसंबर 1956 ईस्वी में, यानी कि 1956 ईस्वी में इनका क्या हो जाती है? मृत्यु। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितनों वर्ष बाद इनका मृत्यु हुआ था। 1891 में इनका जन्म हुआ और 1956 में इनका मृत्यु हो गया, तो कितना वर्ष बाद इनका मृत्यु हुआ वो कमेंट आप लोग बताइएगा। फिर बोला गया बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं भाषण है द कस्टम इन इंडिया, देयर मैगजीनम, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, मतलब इनको तो बहुत सा बुक लिखी गई है। हिंदी में उनका संपूर्ण बांडवाई भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बांडवाई नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यह प्रस्तुत
पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख मूल भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अपशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नरसिंह न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषम पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रह और लोकतंत्र के लिए उनकी अवस्था कर प्रकृति पर भी यहाँ तक संभ्रात विविधता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब होती कहानी का स्टार्ट। यहाँ बोला यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि आज विडंबना की बात, मतलब आज भी दुख की बहुत बड़ी बात है कि लोग पढ़े लिखे भी लोग जाति में भेदभाव करते हैं, पढ़े लिखे हुए भी लोग जाति में भेदभाव कर रहे हैं। फिर बोला गया है कि इनके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क से संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों के एक दूसरे के अपेक्षा उच्च नीच की भी करार कर देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। मतलब बोला गया यहाँ लोग समाज को उच्च नीच मान जाते हैं, जाति में उच्च नीच मान जाते हैं सभी लोग, जबकि सभी को तो एक ही है, सभी को तो लहू का रंग एक ही है। तो क्यों पढ़े लिखे हुए भी लोग यहाँ जाति भेदभाव करते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बहुत बड़ी विडंबना। फिर बोला कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशों या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इसी सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से अर्थात गर्भधारण के समय से मनुष्य के पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीकी निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चार रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसके प्रांगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में रोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से मुक्त है। मतलब बोला गया है कि इस प्रकार देखते हैं कि श्रम विभाजन मतलब श्रम का विभाजन दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर, मतलब श्रम से जाति प्रथा के गंभीर रूप से विकृत, मतलब एक दूसरे से मिला जुला हुआ नहीं है।
जाति प्रथा के श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह बहुत लोगों की निर्धनता कार्य को रुचि के साथ केवल तो बोला गया। आज लोग पैसे से गरीब नहीं है, आज लोग जाति के कारण एक दूसरे से गरीब सोचते हैं कि वो जात के वो जात के, इसलिए लोग एक दूसरे को गरीब सोच रहे हैं, पैसा से नहीं है। ये बोला गया बुक में। फिर बोला गया कि ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रखकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता हो न दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जाती, मतलब काम करने में मन नहीं लगे तो वहाँ दिमाग लगाओ, दिमाग से लगाइए तो वहाँ काम करने में मन करे। कैसे इसको तुरंत हम लोग क्लियर कर दे किसी काम को दिमाग से, और भारी सामान से कैसे दिमाग लगाए कुछ तुरंत भी हो जाए और टाइम भी बच जाए। फिर बोला गया है कि अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आधुनिक पहलू से भी जाति प्रथा निकारक प्रथा, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात हमारे भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशील होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको अपनी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अवध संपन्न के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारों का यह वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपने स्थिति को प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो यह चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मिलेंगे अगला क्लास, अगला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर को लेकर।